Hello everybody, welcome to Civil Stab. So in our lecture series of previous year questions, we are discussing the subject of modern Indian history और आज हम द नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट 5th शुरू करने जा रहे हैं जिसमें वी डिस्कस द इवेंट्स फ्रॉम 1858 टू 1919। तो इस पीरियड में इस पीरियड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास्ट ईयर पेपर्स में उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक के ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और आज हम इसका लास्ट पार्ट 5th को शुरू करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। This question came in the prelims of 2011 and the question is, what was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasants of खेड़ा। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था खेड़ा में पीजेंट्स के बिहाफ पर, तो उसका रीजन क्या था, उस सत्याग्रह को स्टार्ट करने का रीजन, ऑर्गेनाइज करने का रीजन क्या था। तो पहला स्टेटमेंट है द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्राउट, और दूसरा है द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। तो पहला रीजन इन्होंने दिया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन को कैंसिल नहीं किया था जबकि खेड़ा में ड्राउट पड़ा था, उस साल सूखा पड़ा था। और दूसरा रीजन इन्होंने दिया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने गुजरात में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने का प्रपोज किया था। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 nor 2। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। सो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ड्राउट के होते हुए भी वहां पर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं किया था और यही रीजन है महात्मा गांधी के खेड़ा में सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने का। अब हम और जानेंगे खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो 1918 में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां पर क्रॉप्स फेल हो गई थी, यानी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ था और उसी की वजह से पीजेंट्स की जो सिचुएशन है, जो फार्मर्स की कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई थी। दे वर ऑल इन पॉवर्टी। लेकिन इसको देखते हुए भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने वहां का जो लैंड रेवेन्यू था उसको माफ नहीं किया और उन्होंने अनाउंस किया कि हम लैंड रेवेन्यू को फुली कलेक्ट करेंगे, यानी सबको जितना वो पहले देते थे सबको उतना ही लैंड रेवेन्यू अभी भी देना है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फार्मर्स हैं उनके साथ सिंपैथी नहीं शो करी क्रॉप्स फेल होने के बावजूद भी। तो गांधी जी ने फिर पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और सारे किसानों को एडवाइस किया कि जितना भी लैंड रेवेन्यू का पेमेंट जो है उसको विदहोल्ड कर लो, यानी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाए जब तक कि उनकी जो डिमांड है उनको माफ नहीं कर, उनकी डिमांड जो है उनको पूरा कर नहीं दिया जाता जब तक लैंड रेवेन्यू को माफ नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से जो स्ट्रगल है वो गांधी जी ने कंटिन्यू करी थी सारे पीजेंट्स के साथ मिलके, और फिर इस स्ट्रगल को विड्रॉ कर लिया गया जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सिर्फ उन्हीं से रेवेन्यू लिया जाएगा जो किसान रेवेन्यू पे करना अफोर्ड कर सकते हैं, यानी जो बड़े जमींदार किसान हैं वो इजीली रेवेन्यू पे कर सकते थे, तो सिर्फ उन्हीं किसानों से रेवेन्यू लिया जाएगा जो पे करना अफोर्ड कर सकते हैं। और इस खेड़ा सत्याग्रह से रिलेटेड जो मेन लीडर्स हैं वो हैं M.K. गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक एंड महादेव देसाई। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसका रीजन था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने लैंड रेवेन्यू को माफ नहीं किया था क्रॉप्स फेल होने के बावजूद भी। So this was all about Kheda Satyagraha. Now let's move to our next question. This question came in the prelims of 2009 and the question is कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो था वो इनमें से कौन से लीडर्स ने सेटअप किया था। फर्स्ट इज महात्मा गांधी, सेकंड इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, थर्ड इज NM जोशी एंड फोर्थ इज JB कृपलानी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। Answer is option A, that is Mahatma Gandhi was the one who founded the Ahmedabad Textile Labour Association. Now we will read more about Ahmedabad Textile Labour Association.
तो जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, दैट वाज वन ऑफ द इनिशियल स्ट्रगल दैट वाज लेड बाय गांधी जी। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने तीन जो इवेंट्स हुए थे पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, दैट हैपेंड। वन वाज चंपारण मूवमेंट, सेकंड वाज खेड़ा सत्याग्रह एंड थर्ड वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें तो अहमदाबाद में जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो गई थी उस टाइम पर। और 1917 में प्लेग बोनस के इश्यू के ऊपर मिल के जो ओनर्स हैं और वर्कर्स हैं उनमें डिस्प्यूट हो गया था। यानी जितने भी जो मिल के वर्कर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि उनको 50% जो है वेजेस में हाइक मिलनी चाहिए, यानी उनकी वेजेस को 50% तक इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन जो मिल ओनर्स थे वो सिर्फ 20% वेज हाइक करने की बात कर रहे थे। तो इसी इश्यू के बीच पीछे जो है डिस्प्यूट हो गया वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में। और तभी जो अनुसुईया साराभाई हैं और उनके ब्रदर अंबालाल साराभाई ने गांधी जी को इनवाइट किया इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, इस डिस्प्यूट में इंटरवीन करने के लिए 1918 में। तब गांधी जी ने वर्कर्स को एडवाइस किया कि वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाना चाहिए और 35% इंक्रीज जो है वो डिमांड करनी चाहिए वेजेस में। लेकिन गांधी जी ने एक और इंसिस्टेंस की कि वर्कर्स जो है उनको वायलेंस यूज नहीं करना है, यानी वो नॉन वायलेंस तरीके से जो है स्ट्राइक करेंगे जितने भी उनके जो एम्प्लॉयर हैं, जो मिल ओनर्स हैं, उनके अगेंस्ट। और वर्कर्स की इस जो नॉन वायलेंस का जो इशू है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए गांधी जी अंडरटुक अ फास्ट अनटू डेथ टू कंटिन्यू द स्ट्राइक। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गांधी जी ने जो है फ्रीडम मूवमेंट में 3 बार फास्ट किया था। तो फर्स्ट वाज इन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली हंगर स्ट्राइक थी। दूसरा, गांधी जी यूज्ड फास्ट अनटू डेथ टू अपोज द कम्युनल अवार्ड। एंड तीसरी बार उन्होंने किया था क्विट इंडिया मूवमेंट में सपोर्ट करने के लिए। तो पहली बार उन्होंने यूज की थी फास्ट एंड टू डेथ जो हंगर स्ट्राइक है वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जब जो इनकी स्ट्राइक है ये नॉन वायलेंट तरीके से ये जब कंटिन्यू रही तो चौथे दिन जो है वो ब्रिटिशर्स जो है, सॉरी, जो मिल ओनर्स हैं उन्होंने हार मान ली और वो जो है जितने भी मिल ओनर्स हैं अहमदाबाद के वो अग्री कर गए 35% इंक्रीज देने के लिए वेजेस में। तो ये जो है ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का इवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि इट वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। और हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ अनुसुईया साराभाई भाई, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इस स्ट्राइक से रिलेटेड। तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप में कि अनुसुईया साराभाई वाज रिलेटेड टू अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और नॉट, और गांधी जी वाज रिलेटेड टू दिस मूवमेंट और नॉट, दिस स्ट्राइक और नॉट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो कॉज था, जो इस स्ट्राइक के होने का कॉज था, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2005 और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तरफ मूवमेंट दिए हुए हैं और एक तरफ कुछ पर्सन्स का नाम दिया हुआ है और हमें बताना है कि इन दोनों का जो मूवमेंट और पर्सन का जो पेयर है वो कौन कौन सा पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तो पहला है चंपारण और राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अहमदाबाद मिल वर्कर्स एंड मोरारजी देसाई, और थर्ड है खेड़ा एंड वल्लभ भाई पटेल। तो इन तीनों जो मूवमेंट और सत्याग्रह हैं उनके बारे में हमने अभी ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो चंपारण मूवमेंट में हमने देखा था कि जो राजेंद्र प्रसाद थे ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन द चंपारण मूवमेंट और गांधी जी के कलीग थे वो चंपारण मूवमेंट के दौरान, इसलिए जो पहला हमारा पेयर है वो करेक्ट है ना। दूसरा पेयर है अहमदाबाद मिल वर्कर्स का और मोरारजी देसाई का। तो हमने अभी पढ़ा अहमदाबाद मिल वर्कर्स की जो स्ट्राइक थी उसमें मोरारजी देसाई का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो ये जो पेयर है ये इनकरेक्टली मैच्ड है। फिर तीसरा पेयर है खेड़ा और वल्लभ भाई पटेल का। तो हमने देखा कि जो खेड़ा सत्याग्रह था वहां पर वल्लभ भाई पटेल ने सपोर्ट किया था गांधी जी को सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वल्लभ भाई पटेल वाज रिलेटेड टू खेड़ा सत्याग्रह। तो हमारा जो थर्ड पेयर है वो भी करेक्ट है। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट और थर्ड पेयर जो है वो करेक्ट है, दैट्स वाई सी इज द आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। This question came in the prelims of 2005 and the question is who among the following was not associated with the formation of
यूपी किसान सभा इन February 1918। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लीडर्स का नाम गिवन है और हमसे पूछा है कि जो February 1918 में यूपी किसान सभा को स्टैब्लिश किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था, तो इनमें से कौन सा लीडर उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा लीडर यूपी किसान सभा से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस हैं इंद्र नारायण द्विवेदी, सेकंड गौरी शंकर मिश्रा, थर्ड जवाहरलाल नेहरू एंड फोर्थ इज मदन मोहन मालवीय। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो यूपी किसान सभा से जो है एसोसिएटेड नहीं है, इससे जुड़े हुए नहीं हैं। और बाकी जो इंद्र नारायण द्विवेदी हैं, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय हैं, ये तीनों पर्सनैलिटीज आर रिलेटेड टू द यूपी किसान सभा। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट द यूपी किसान सभा। तो पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो यूपी किसान सभा थी उसको क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का रीजन क्या था, क्या जरूरत पड़ी थी। तो उससे पहले हम बैकग्राउंड देखना चाहेंगे उस टाइम पर। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है अवध के जितने भी तालुकदार हैं उनको अपनी जमीन वापस मिल गई थी, जिसकी वजह से जितना भी एग्रेरियन सोसाइटी थी, यानी जितना भी खेती बाड़ी का काम था, जितनी भी फार्मर्स का ग्रुप था, जितने भी लोग थे पॉपुलेशन, तो वहां पर बिग लैंडलॉर्ड्स का बहुत ज्यादा होल्ड जो है वो स्ट्रेंथन हो गया था, उनकी बहुत ज्यादा पकड़ मजबूत हो गई थी। और इसी की वजह से जो बिग लैंडलॉर्ड थे, जो बड़े जमींदार थे, वो कल्टीवेटर्स जो थे उन पर बहुत हाई रेंट लगाते थे, उन पर इलीगल लिवाइस लगाते थे और उनसे रिन्यूअल फी भी लेते थे, जिसको नाम दिया गया नजराना। तो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ लेती है कि नजराना किस चीज से रिलेटेड है, तो इट वाज द रिन्यूअल फी विच वाज इम्पोज्ड ऑन द कल्टिवेटर्स। और साथ में ये भी हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और और भी चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो यूपी के किसान थे उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी और वो पूरी तरीके से गरीबी में, पॉवर्टी में डूब चुके थे। इसीलिए 1918 में यूपी किसान सभा को ऑर्गेनाइज किया गया यूपी में, यानी जितने भी किसान हैं उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें वो किसानों के जितने भी उनको डिमांड्स हैं उनको रख सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। और इसी को सेटअप किया गया February 1918 में, और ये सेटअप किया गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी। तो ये जो थे ये दोनों फाउंडर्स थे यूपी किसान सभा के। और एक और पर्सन रिलेटेड है उससे, वो है मदन मोहन मालवीय। उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था यूपी किसान सभा में, जितने भी एफर्ट्स लगाए गए थे उसमें। तो ये जो 3 पर्सन हैं उनको आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी एंड मदन मोहन मालवीय वर रिलेटेड टू यूपी किसान सभा। और भी जो अदर प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने में, वो थे झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह एंड बाबा रामचंद्र। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ बाबा रामचंद्र। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वो सब आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैच द फॉलोइंग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ सकते हैं कि बाबा रामचंद्र और साथ में लिख दें यूपी किसान सभा, तो ये पेयर करेक्ट है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर next question. This question came in the prelims of 2003 और इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट इज असर्शन स्टेटमेंट एंड सेकंड इज रीजन स्टेटमेंट। और हमें बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो जो असर्शन स्टेटमेंट है उसमें हमसे बताया गया है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम ने रिजाइन कर दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और उसका रीजन दिया है कि राउलेट एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने फिर भी पास किया था, जबकि जितने भी इंडियन मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो सब अपोज कर रहे थे उसका। तो राउलेट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि जितने भी इंडियन मेंबर्स थे, लीडर्स थे और पार्टीज थी, उन सभी ने ही अपोज किया था राउलेट एक्ट को। दैट्स वाई रीजन वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। अब हम आते हैं असर्शन स्टेटमेंट की तरफ। तो जो मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम थे उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि देवर अपोजिंग द राउलेट एक्ट। तो राउलेट एक्ट में किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के इम्प्रिजन करने की बात कही गई थी, और इसी को अपोज करने के लिए मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम ने रिजाइन कर दिया था इन 1919। तो ये 1916 वाला जो हमसे स्टेटमेंट में बोला गया है ये इनकरेक्ट फैक्ट है। दैट्स वाई असर्शन स्टेटमेंट इज रॉन्ग
wrong and vision statement is correct. That's why D is the answer here. Now let's move to our next question. दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1995 और इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 इवेंट्स दिए हुए हैं और वो किस हिसाब से हिस्ट्री में अकर हुए थे, यानी सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, देन कौन सा हुआ था, उस हिसाब से हमें इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहला है लखनऊ पैक्ट, देन इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, देन राउलेट एक्ट, देन पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लखनऊ पैक्ट के अलावा इन तीनों इवेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियोस में, और हमें पता है कि जो डायरकी थी वो एक्ट ऑफ 1919 में इंट्रोड्यूस की गई थी, देन राउलेट एक्ट भी 1919 में आया था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। तो इससे हमें ये पता चल गया कि सेकंड और थर्ड इवेंट से पहले हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी 4 जो है वो थर्ड और सेकंड से पहले आएगा ऑप्शंस में। तो जिन जिन ऑप्शंस में 4 ऑप्शन बाद में दिया हुआ है 3 और 2 के, दैट इज इनकरेक्ट। तो जैसे ए में दिया हुआ है तो ए कैन नॉट बी दी आंसर, उसी हिसाब से सी में भी दिया हुआ है तो सी कैन नॉट बी द आंसर 2। नाउ वी आर रिमेन विद 2 ऑप्शंस बी और डी। तो आप देख सकते हैं कि हमें चारों इवेंट्स के बारे में नहीं पता था, स्टिल हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। तो यही टेक्निक आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं, और अपना अब आपका 50% चांस बढ़ गया है क्वेश्चन को करेक्ट करने का, क्योंकि हमने 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर ही दिया। अब वी आर रिमेन विद 2, या तो बी आंसर है या तो डी आंसर है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 4132, यानी सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, देन लखनऊ पैक्ट, देन राउलेट एक्ट एंड देन द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। तो इन तीनों इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ रखा है। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट द लखनऊ पैक्ट। तो 1916 में पूरी कंट्री में ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, उन दोनों को ही समझ में आ गया था कि अगर हम जब तक अपने कांग्रेस और लीग के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं उनको अगर हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट अचीव आवर पॉलिटिकल गोल, हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर 1916 में, वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बाल गंगाधर तिलक हेड कर रहे थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड दैट वाज लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एक एग्रीमेंट करने की सोची, एक पैक्ट करने का सोचा, एंड दैट हैपेंड इन द लखनऊ इन दिसंबर 1916। और इस पैक्ट में दोनों जो स्ट्रक्चर थे गवर्नमेंट के, उन्होंने डिसाइड किया, सॉरी दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच कैसे रिलेशन रहेंगे। और इस पैक्ट के मेन फीचर्स जो थे ये थे कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर डिसाइड किया कि इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है मुस्लिम्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और कोई भी कम्युनिटी जो है उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए जब तक कि वो कम्युनिटी जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करे। यानी जो मुस्लिम्स थे दे वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देमसेल्व्स। सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी चार्टर्स एंड एक्ट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रिंसिपल में ये होता है कि जो भी माइनॉरिटीज होती हैं वो ही सिर्फ अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करती हैं। यानी माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो मेंबर होता है, तो उसके लिए सिर्फ माइनॉरिटीज ही वोट करती हैं। जैसे सपोज मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव चुनना है तो उसके लिए सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेगी। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, मुस्लिम्स की ये डिमांड थी और वो उनका एक्ट ऑफ 1909 में मिल भी गया था, और उसी को दोबारा से मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए, दोबारा से उस पर जोर देने के लिए लखनऊ पैक्ट में भी उसकी बात की गई कि कोई भी कम्युनिटी है उसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए जब तक कि वो जॉइंट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करें। और प्रोविंशियल लेवल पे भी इस पैक्ट में डिसाइड किया गया कि जो 4/5 मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड होने चाहिए और 1/5 मेंबर्स नॉमिनेटेड होने चाहिए। यानी प्रोविंशियल लेवल में 4/5 मेंबर इलेक्टेड और 1/5 नॉमिनेटेड। तो इस तरीके से ये मेन प्रोविजंस थे लखनऊ पैक्ट के, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आए थे टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। Now let's move to our next question.
This question came in the prelims of 2000 and the question is the native state of Tripura became involved in the freedom movement early in the 20th century because। तो हमारे पास यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा रीजन था जिसकी वजह से जो त्रिपुरा का स्टेट था उसने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था 20th सेंचुरी में, यानी अर्ली 20th सेंचुरी में त्रिपुरा पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट। और हमें बताना है कि क्यों पार्टिसिपेट किया, इनमें से कौन सा रीजन था। तो फर्स्ट है द किंग्स ऑफ त्रिपुरा वर ऑलवेज एंटी ब्रिटिश। सेकंड है द बंगाल रेवोल्यूशनरीज टुक शेल्टर इन त्रिपुरा। Third है the tribes of the state were fiercely freedom loving, and fourth is there were already some groups fighting against the kingship and its protector the British। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो देखते हैं उनका नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, किसी भी बुक में, ना ही एनसीईआरटी में, ना ही स्पेक्ट्रम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी सिर्फ इनके बारे में लिखा रहता है कि ऐसा हुआ था। तो जो त्रिपुरा का स्टेट था वहाँ पे जो लोग थे वहाँ दे वर ऑलरेडी फाइटिंग अगेंस्ट द किंगशिप, और वो जो किंगशिप थी यानी वहाँ के जो रूलर्स थे, वहाँ का जो राजा था, वो उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं दे वर ऑलरेडी फाइटिंग इन द त्रिपुरा, एंड दैट्स वाई दे ज्वाइंड इन द फ्रीडम मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। दैट्स वाई डी इज द आंसर हेयर। सो गाइज इस वीडियो में हमने खेड़ा मूवमेंट से लेकर हमने त्रिपुरा ने ज्वाइन किया था वहां तक पढ़ा है, यानी 1919 तक के जितने भी इवेंट्स हैं उनको हमने सबको कवर कर लिया है इस टॉपिक में, द नेशनलिस्ट मूवमेंट में, जिसमें हमने 1858 से 1919 तक के इवेंट्स को डिस्कस किया था। तो दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, और अगले वीडियो से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज द स्ट्रगल फॉर स्वराज, जिसमें हम 1919 से आगे के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई सजेस्ट कि जो भी अभी तक हमने स्लाइड्स कवर कर ली हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आई सजेस्ट यू गाइज टू रिवाइज दैट बार बार, सो दैट आपके दिमाग में वो पूरे टाइमलाइन जो है वो स्टैब्लिश हो जाए और आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकें। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।